हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने टोटल सेल के देखा था। हम लोगों ने सेल जो होती है वो 4 और 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, साइटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके अंदर हमारा क्या होता है, सेंटर में बिल्कुल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हम लोग आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में अगर सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो किसके बारे में करेंगे, डिस्कवरी के बारे में करेंगे। डिस्कवरी, न्यूक्लियस की जो सबसे पहले जो डिस्कवरी करी है वो किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब करी थी, 1831 में करी थी। अगर कहीं डिस्कवरी हुई है तो किसी ना किसी सेल में हुई होगी या किसी प्लांट्स में हुई होगी। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी न्यूक्लियस की हुई थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को कहाँ देखा था, रूट सेल्स में देखा था। किसकी रूट सेल्स में देखा, तो ऑर्किड प्लांट की रूट सेल्स में इसको देखा था। हैमरलिंग एक अनदर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में लेकर किसी चीज़ को जाती है। तो किस चीज़ को जाती है, हेरिडिटरी, मतलब कि हमारे अंदर जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे ले जाने का काम जो होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। द रोल ऑफ न्यूक्लियस बताया था। अच्छा, किसके अंदर ये चीज़ देखी थी, तो उन्होंने एक एल्गी के अंदर देखी थी जिसका नाम क्या होता है हमारा, एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है जिसमें हैमरलिंग ने किसके बारे में देखा था, हेरिडिटी के बारे में देखा था। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन की। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही हमारा होता है कि पोजीशन क्या है। न्यूक्लियस की अगर पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है। जैसे एक हमने ये प्लांट सेल बना लिया और एक हमने ये कैसा बना लिया, एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहाँ होता है, ऑन सेंटर होता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रली लोकेटेड बोलते हैं। लेकिन प्लांट की कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा वैक्यूल सेल के साइड में प्रेजेंट होता है या मीडियम में प्रेजेंट होता है, जिस कारण जो न्यूक्लियस मिडिल में प्रेजेंट होने वाला था या सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए था वो थोड़ा सा कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है। तो साइड फ्रॉम द सेंटर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनिएंट होता है। प्रोमिनिएंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट, और कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब कि ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के बिल्कुल बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो है एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसके मतलब ये कहाँ कैसा न्यूक्लियस है, प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस है, जो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, बैक्टीरिया होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने बताया था, यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड और कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो सेल हमारी क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो मतलब यूकैरियोटिक सभी सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर बायोलॉजी है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, मैमल भी कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। मैमल की आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, आरबीसी जो होती है वो 2 पीरियड में होती है। एक यंग आरबीसी होती है और एक कैसी होती है, ओल्ड आरबीसी होती है, या फिर मैच्योर आरबीसी हम बोल दें। यंग आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कैसा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। लेकिन मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो जो एक बात है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, एब्सेंट नहीं होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड को हमको समझना पड़ेगा कि यंग आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, एब्सेंट होगा।
अब बात करते हैं नंबर की। तो नंबर के बारे में बात करते हैं कि कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल में। अगर एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ऐसी सेल हमारी या ऐसा न्यूक्लियस है, ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है हमारा, यूनिन्यूक्लिएट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिन्यूक्लिएट। यूनि मतलब सिंगल और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस को रखने वाला, तो यूनिन्यूक्लिएट। अगर किसी एनिमल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। अगर सिंगल है तो यूनिन्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बनते हैं, अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मल्टी न्यूक्लिएट तभी होगा जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ये 4 सेल हैं, चारों सेल जो है वो सेल वॉल के द्वारा जो है वो एक दूसरे से कैसी हैं, सेपरेट हैं। लेकिन मान लो ये जो है यहाँ पे बीच में ये जो इनकी वॉल है ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाए। अब ये 4 सेल ना बोलकर ये सारी की सारी कैसी हो गई, एक सिंगल सेल हो गई। कैसी हो गई, एक हमारी सिंगल सेल हो गई। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है अब वो कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। तो जब सेल मेम्ब्रेन जो होती है या फिर सेल जो होती है आपस में फ्यूज कर जाती हैं, जिसके कारण एक न्यूक्लियस की जगह कितने न्यूक्लियस अब प्रेजेंट हो गए, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। तो हमारी ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, सिंसिटिकम कहलाती है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, या तो सिंसिटिकम होगा या फिर कैसा होगा, सिनोसाइट होगा। सिंसिटिकम मतलब कई सारी सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल ने क्या कर दिया, आपस में डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के कारण अब इन चारों को ही एक सेल मान लिया जाएगा, जिसमें सारे जो न्यूक्लियस हैं उनको अलग अलग न्यूक्लियस मान लेंगे। तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस। क्यों हुए, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी हो गई, डिसॉल्व हो गई। ये कंडीशन क्या कहलाती है, सिंसिटिकम कहलाती है। अब मान लो ये कि ये सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करा, कितना हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर डिवाइड करा, कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। तो एक ही सेल के अंदर जब डिवीज़न के द्वारा, रिपीटेड डिवीज़न के द्वारा एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, तो ऐसा जो इससे जो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइट बोलते हैं। फ्यूज़न ऑफ सेल के फ्यूज़न से जो न्यूक्लियस बनता है वो कंडीशन सिंसिटिकम कहलाती है। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीज़न के द्वारा जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइट बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के साइज़ की। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के साइज़ की, तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, कैसा होता है, ओवल होता है, और क्या होगा, डिफरेंट, मतलब अगर हम मेन साइज़ की बात करें तो राउंड होगा और ओवल होगा। और कभी कभी क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, उनकी शेप कैसी होती है, डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें होंगी या न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल या मिलकर बना होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने % प्रोटीन पाई जाती है, 80% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। 12% क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। RNA कितना % पाया जाता है, 5%। और लिपिड कितने % पाए जाते हैं, 3%। तो अगर हम 100% बात करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ पाई जाएगी वो कौन सी होती है, प्रोटीन। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ रहे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा ज़्यादा होता है, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे 2 ही हैं, DNA और RNA। तो किसका अमाउंट ज़्यादा है, DNA का अमाउंट ज़्यादा है। कितना होता है, 12%। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस में क्या होता है, तो हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है। कितनी होती है, 80%। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस जो होता है वो अकेला नहीं होता है, वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। और जो सबसे अंदर जो होता है प्रेजेंट राउंडेड स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है छोटी सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारी 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर सैप होता है, सैप मतलब लिक्विड, तो न्यूक्लियर सैप होता है। उसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अब हम लोग चारों चीज़ों को विद डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है, ये दोनों जो मटेरियल है, ये क्या है, दोनों चीज़ें, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये बाहर वाली है ये हमारी कैसी है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर साइड वाला ये वाला पार्ट है ये हमारी क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद जो ये इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। उसके बाद जो ये आप धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। और जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले कभी कभार ये होता है हम लोगों को केवल एक ही नाम पता होता है और बाकी सारे नाम नहीं पता होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अदर नेम्स भी को भी देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप नहीं होता है, जैसे अगर कोई चीज़ हो उसको हम लोग किसी चीज़ के अंदर रखें तो एनवेलप से कवर करते हैं, तो ये कवरिंग तो ही है। तो ये किसकी कवरिंग है, न्यूक्लियस की, इसलिए क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोलैमा, लैमा में से भी कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग है, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियोलैमा हो गया। जैसे हम लोग प्लाज्मा लैमा बोला था हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को, वैसे ये न्यूक्लियस का है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोलैमा। उसके बाद में बात करते हैं, अगला क्या होता है, कैरियोथीका। थीका मतलब क्या होता है, कवरिंग। थीका मतलब क्या होता है, कवरिंग। किसकी कवरिंग है, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस का साइंटिफिक वर्ड क्या होता है, कैरियो ही तो होता है, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट में जब हम लोग वर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं तो कैरियो मतलब क्या निकालते हैं, न्यूक्लियस निकालते हैं। तो यहाँ पर कैरियो मतलब न्यूक्लियस और थीका मतलब कवरिंग। तो न्यूक्लियस की कवरिंग क्या हो गई हमारी, कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है। एक हमारी क्या हो गई, आउटर, और एक हमारी क्या हो गई, इनर। ये वाली हमारी क्या हो गई, आउटर, और ये वाली हमारी क्या हो गई, इनर। आउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टो कैरियोथीका। क्या बोलते हैं, एक्टो कैरियोथीका। जबकि जो इनर वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो कैरियोथीका। एक्टो कैरियोथीका और इंडो कैरियोथीका। एक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, और कैरियोथीका हमने यहीं पर वर्ड पढ़ा था, तो एक्टो कैरियोथीका और इंडो कैरियोथीका। अच्छा, हमने क्या ये नहीं देखा कि ये बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या स्पेस पाया जा रहा है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो खाली जगह पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, इस स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, फ्लूइड भरा हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, मान लो ये सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उसको अलग रखना। किससे अलग रखना है, तो साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और जो बीच में है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलग अलग रखने का काम किसका होता है, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्की कैसी है, टूटी हुई है। यहाँ पर भी कैसी है, टूटी हुई है। यहाँ पर भी टूटी हुई है और यहाँ पर भी टूटी हुई है। अगर टूटी हुई है इसके मतलब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पोर्स बन रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, जिनका न्यूक्लियस के बाहर यूज़ है, वो न्यूक्लियस के बाहर कैसे जाएंगी, तो न्यूक्लियर पोर के द्वारा। मान लो यहाँ पर कोई चीज़ बनी और उसको सेल के बाहर जाना है, सेल, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ बनी, उसको बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में पहुँचना है। किसकी हेल्प से पहुँचेगी, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में कोई जगह होगी, तो कौन सी जगह होती है हमारी, पोर्स। तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है किसके द्वारा, पोर्स। उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, एनुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है,
इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो है कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या हो जाती है, यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स के फोल्ड ऐसे ऐसे करके पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन का एक सिस्टम बनाते हैं और जो आगे चल के एक सेल ऑर्गेनेल बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के लगा हुआ प्रेजेंट होता है। कौन सी मेम्ब्रेन से लगा हुआ प्रेजेंट होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंडोप्लाज्मिक की लोकेशन के बारे में भी बताता है। अगला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद अगला जो है वो हमारा कौन सा है, न्यूक्लियर सैप। सैप मतलब क्या होता है, फ्लूइड। सैप मतलब क्या हो गया, फ्लूइड। तो अगर हम न्यूक्लियस के लिक्विड पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप का और दूसरा नाम क्या होता है, कैरियोलिम्फ, जो कैसा है, न्यूक्लियस का एक लिक्विड मटेरियल है। न्यूक्लियस का ये लिक्विड मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो न्यूक्लियस के लिक्विड मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो मिनरल, एंजाइम और प्रोटीन ये न्यूक्लियस के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड पार्ट में। और उस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हम लोग सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला क्या होता है हमारा, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल। जितना भी न्यूक्लियस के अंदर ये धागे लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ना, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक ऐसा लगता है कि जैसे तारों का गुच्छा होता है, बिल्कुल डिफ्यूज वायर की तरह होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। यही क्रोमैटिन थ्रेड्स और पास आ जाएंगे और एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और इसी अगर क्रोमैटिन थ्रेड को और ज़्यादा ओपन कर दें तो ये जो होता है ये क्या बनाएगा, डीएनए। तो डीएनए को और पास कर दिया, प्लस प्रोटीन मिल गई, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड को और पास कर दिया तो एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा क्या, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस। हमने देखा कि न्यूक्लियस के बीच में एक भाई साहब ये बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। जो ये स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियोलस एक कैसा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के लिक्विड पोर्शन में, मतलब कि न्यूक्लियर सैप में या फिर क्या बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म में। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो होता है, अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर को स्टेन करके देखें, स्टेन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम एक सेल के अंदर या माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज़ देखनी होती है तो हम लोग उसमें कलर डालते हैं, तो कलर डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टेनिंग कहलाती है। तो जब हम लोग डार्क स्टेनिंग करके देखते हैं तो उसके अंदर कुछ दानेदार सब्सटेंस होता है। ठीक, अब इसके दानेदार सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हमारी आरएनए होता है और दूसरा हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन, जैसे अगर पेरेंट्स के अंदर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपने पापा के ऊपर गए, आप अपने माँ के ऊपर गए, कैसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं माँ और बाप से जो कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर पहुँचते हैं, उन कैरेक्टर्स जो पहुँचते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने का काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। सेकेंड थिंग, हमें हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर हो रही हैं इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से जो सेल होती है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको कौन कंट्रोल करने का काम करेगा, हमारा कौन करेगा, न्यूक्लियस करता है। लास्ट, फंक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम पढ़े हैं आपने, हमने आपको बताया भी है राइबोसोम्स जो होते हैं 70S 80S। तो ये राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है ये भी कहाँ होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो राइबोसोम्स मतलब इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। तो आज हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।